के आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव की इस कड़ी में हम बातचीत करेंगे अपने देश को स्वदेशी के रास्ते पर स्वावलंबी हम कैसे बना सकते हैं। हमने पिछले कुछ कड़ियों में, पिछले कुछ एपिसोड्स में बातचीत की थी कि भारत और चीन के संबंध क्या हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या हैं, चीन किस प्रकार से भारत को चारों ओर से घेर रहा है, चीन किस प्रकार से दूसरे देशों के बीच में वन बेल्ट वन रोड की परियोजना बनाकर उनको अपने डेट के अंदर फंसा रहा है, किस प्रकार से चीन दूसरे छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है, किस प्रकार से चीन चेक डिप्लोमेसी करता है, चेक काट कर देता है और कर्ज के जाल में देशों को फंसा लेता है। साउथ चाइना सी से लेकर हमने वियतनाम की बात की, हमने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात की, हमने फिलीपींस की बात की, साउथ चाइना सी की बात की, बर्मा की बात की, बांग्लादेश की बात की, हमने कोको आइलैंड की बात की, श्रीलंका की बात की, हमने ग्वादर पोर्ट की बात की, पाकिस्तान में पीओके के अंदर जो चाइनीज़ पाकिस्तानी इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन रहा है उसकी हमने बातचीत की थी। इसके साथ साथ हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में चाइना किस प्रकार से अफगानिस्तान के रास्ते, भूटान के रास्ते, नेपाल के रास्ते, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते और तिब्बत के रास्ते भारत को घेरने की योजना बना रहा है, भारत ने उसको काउंटर करने के लिए क्या योजना बनाई है, चाइना किस प्रकार से 1978 के बाद, 1978 से पहले का चाइना जो भारत से कमजोर होता था, जिसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से कम होती थी, वो किस प्रकार से स्वदेशी के रास्ते पर चलकर, स्वावलंबन के रास्ते पर चलकर, आर्थिक समृद्धि के रास्ते पर चलकर विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कुछ अच्छी चीजें हमें यदि दुश्मन से भी मिले तो वो हमें सीख लेनी चाहिए। चाइना की हमने बातचीत की, पाकिस्तान की बातचीत की, बलूचिस्तान की आज़ादी की बातचीत की, पीओके की बातचीत की, मुजफ्फराबाद की, बाल्टिस्तान की, गिलगित की बातचीत की। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। उस कोरोना के पीछे ये बताया जा रहा है कि चाइना का एक बड़ा षड्यंत्र है और इस कोरोना के जाल से चाइना ने खुद को तो निकाल लिया, लेकिन पूरी दुनिया में इस कोरोना वायरस को, इस चाइनीज वायरस को, इस वुहान वायरस को, इस कुंगफू वायरस को, कम्युनिस्ट वायरस को पहुंचा दिया है। और इस वायरस के बीच में जहां पूरी दुनिया वायरस से लड़ रही है, वहीं चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अपने अड़ोस पड़ोस में भारत के साथ दौलत बेग ओल्डी, अक्साई चीन के सीमाओं के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर अपनी भारतीय सेना के सामने खड़ा हुआ है। चीन सीमा का विवाद भारत के साथ और दूसरे देशों के साथ सुलझाना नहीं चाहता। चीन जहां भारत के साथ उलझा हुआ है, उसी तरीके से दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। साउथ चाइना सी में जो देश हैं जिनको चीन अपना हिस्सा मानता है, लेकिन वो अपने आप को चीन का हिस्सा नहीं मानते, उसमें से एक देश का नाम है ताइवान और दूसरे देश का नाम है हांगकांग। हमने पिछले एपिसोड में ताइवान के बारे में विस्तृत जानकारी बातचीत की थी, किस प्रकार से भारत ने अपने दो रिप्रेजेंटेटिव को ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समारोह में भेजा, किस प्रकार से ताइवान की आज़ादी का समर्थन अमेरिका ने किया, किस प्रकार से ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने आप को चीनी प्रोविंस नहीं मानते और चाइना हमें आज़ादी दे, हम चाइना से आज़ाद हैं। ये हमने बातचीत की थी। आज हम हांगकांग के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मैप के ऊपर जब हम हांगकांग को देखते हैं तो साउथ चाइना सी में चाइना के किनारे पर अगर चीन के क्षेत्रफल से उसकी तुलना करेंगे तो 0.00 कुछ आएगा, जहां चाइना का क्षेत्रफल 93-94 लाख वर्ग किलोमीटर है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा। कितना छोटा, आप अंदाजा लगाइए कि हमारी जो दिल्ली है ना, दिल्ली से का भी 1/3 हिस्सा, 1000 वर्ग किलोमीटर का। उत्तर प्रदेश के हम छोटे जिले की बात करें, शामली, बागपत, ये छोटे जिले के बराबर 1000 वर्ग किलोमीटर का एक हिस्सा है, जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर शहर उसको कहा जाता है। सबसे अधिक रोल्स रॉयल इस हांगकांग के हिस्से में है।
पर कैपिटा जीडीपी की बात की जाए तो चाइना की जीडीपी में एक बड़ा योगदान हांगकांग का है। चाइना के अंदर हांगकांग की बात की जाए, मकाऊ की बात करें, हम ताइवान की बात करें, तो ये कुछ हिस्से ऐसे हैं। चाइना की जब बात की जाती है तो ये बात की जाती है कि चाइना जहां पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई फ्री प्रेस नहीं है, जहां पर कोई किसी भी प्रकार का फ्री जुडिशरी का कोई सिस्टम नहीं है। चाइना जो पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंपनी है और पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंपनी होते होते जिसका केवल एक ही उद्देश्य है कि हमने जो तय कर लिया वही करना है, और चाइना के नागरिकों की बात की जाए तो उनके पास भी कुछ विशेष अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि हांगकांग को देखा जाए तो हांगकांग एक ऐसा फ्री इकोनॉमी का देश है जो चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हांगकांग की बात की जाए तो हांगकांग के अंदर ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां काम करती हैं जिनकी जीडीपी, जिनका बिजनेस पूरे विश्व में जाता है। तो ये हांगकांग का इतिहास क्या है। और हांगकांग में अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लगातार दंगे चल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अमेरिका की सीनेट में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बयान दिया है, ये कहा है कि हांगकांग के अंदर चाइना जबरदस्ती हांगकांग के ऊपर कब्जा करने की नीति के काम कर रहा है, हांगकांग की स्वतंत्रता को भंग करने का काम कर रहा है। हम उसका समर्थन नहीं करते। यदि चाइना इसी प्रकार से ताइवान की आज़ादी, हांगकांग की आज़ादी में दखल देने का काम करेगा तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका विरोध करने का काम किया जाएगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप इसका विरोध कर रहा है। अमेरिका की विदेश मंत्री माइक पोम्पियो वो खुद ये कहती है कि अमेरिका प्रशासन का ये मानना है कि चीन जो हांगकांग के अंदर अभी जो नया कानून लागू करने वाला है, देखिए हांगकांग के इतिहास की हम थोड़ी सी बात करें। 1842 में, मैं आपको 150 साल पहले ले जाना चाहता हूं, लगभग 180 साल पहले। इस 180 साल की पहले की हम बात करें तो 1842 में उस समय भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज भारत के ऊपर शासन करते थे, भारत की आबादी पर शासन करते थे। भारत में जबरदस्ती अंग्रेज अफीम की खेती करवाते थे, और अफीम की खेती करवाते हुए अंग्रेज इतने समझदार थे, उस अफीम का सेवन, उस अफीम का प्रयोग खुद नहीं करते थे, यूरोपियन देशों में उसको नहीं भेजते थे। उस अफीम को जबरदस्ती चाइना में भेजा जाता था, चाइना में बेचा जाता था। चाइना के लोग, चाइना के युवा, चाइना के बूढ़े, और तो और चाइना की महिलाएं, और तो और चाइना के छोटे छोटे बच्चे, वो उस अफीम को खाते थे। अफीम की पिनक में वो पड़े रहते थे, खेती करना भूल चुके थे, काम करना भूल चुके थे, पुरुषार्थ करना भूल चुके थे। तो उस समय जो चाइना का साम्राज्य होता था, कोई मांचू साम्राज्य होता था, उसने, राजा ने आज्ञा दी कि हम ब्रिटेन की, इंग्लैंड की अफीम को चाइना के अंदर लाने अनुमति नहीं देंगे, चाइना के अंदर बेचने नहीं देंगे। और 200 टन अफीम 1842 में समुद्र के अंदर डुबो दी चाइना के राजा के सिपाहियों ने। उसके बाद इंग्लैंड को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और इंग्लैंड जो अफीम बेचता था, उस अफीम बेचने के बदले में चांदी लेता था, चाइना से चांदी लेता था। तो चाइना की चांदी का भंडार कम होता था। चाइना अपनी चाय बेचता था तो पूरी दुनिया से चांदी बदले में लेता था। अंग्रेज अफीम बेचने के बदले चाय लेते थे और चाइना की चांदी लेते थे, सिल्वर लेते थे। तो इस ट्रेडिंग को करने में चाइना का साम्राज्य, चाइना का राजा और चाइना का वो जनता जो चाइना को अच्छा बनाना चाहते थे, स्वावलंबी बनाना चाहते थे, वो विरोध करते थे। उन्होंने इंग्लैंड का विरोध किया। इंग्लैंड का विरोध किया तो इंग्लैंड ने भारतीय सैनिकों के साथ जहाज़ों को लेकर चाइना के ऊपर चढ़ाई कर दी। 10 से 20 जहाज वो लेकर गए, 3 से 4 हज़ार की सेना लेकर गए, और उस 3 से 4 हज़ार की सेना ने चाइना के सैनिकों को कुछ ही घंटों में हरा दिया। इंग्लैंड के कुछ 10, 12, 20 सैनिक मारे गए, चाइना के सैकड़ों में सैनिक मारे गए, और कुछ घंटों के अंदर ही चाइना ने सरेंडर कर दिया। चाइना के ऊपर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। 1842 के इस युद्ध को अफीम युद्ध कहा जाता है। उसके बाद हांगकांग, मकाऊ का और चीन का एक हिस्सा, ताकि अफीम का व्यापार करने के लिए कोई दिक्कत ना आए, उसके ऊपर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया। ऐसी संधि चाइना के साथ की गई कि हम यहां पर आएंगे, हम यहां पर रहेंगे, हमारे राजदूत को आपको रिस्पेक्ट के साथ रखना पड़ेगा, और हम जबरदस्ती दादागिरी करते हुए यहां पर जबरदस्ती अफीम बेचेंगे। चाइना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका विरोध कर सके। ये मैंने इतिहास की आपको एक बात बताई। फिर छिटपुट विरोध होता रहा, विरोध होता रहा। तो कुछ साल बाद जब दूसरा युद्ध हुआ, उस दूसरे युद्ध के बाद इंग्लैंड ने यह कहा कि ठीक है, हम आपके हांगकांग के ऊपर, आपके हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करते, हम इस हिस्से पर को आपसे लीज पर ले लेते हैं और नाम मात्र के लिए कुछ रकम
इंग्लैंड ने चीन को देनी स्वीकार की और 150 साल के लिए हांगकांग को लीज पर ले लिया। हांगकांग के साथ ही आपको मैप पर दिखाई देगा एक और क्षेत्र है, मैप पर आप देखिए, मकाऊ। ये छोटा सा एरिया है, यहां पर रेस्टोरेंट बहुत हैं, होटल बहुत हैं, रिजॉर्ट बहुत हैं, स्टेडियम बहुत हैं, जुआ घर बहुत हैं, गैम्बलिंग का एक बड़ा अड्डा है। पूरी दुनिया से जुआ खेलने वाले लोग यहां पर आते हैं। बहुत धनी शहर है, आबादी केवल 5 से 6 लाख की है। 29 स्क्वायर किलोमीटर, केवल 29 स्क्वायर किलोमीटर, छोटा सा, बिल्कुल हांगकांग से भी 30 गुना छोटा वो हिस्सा है। लेकिन मकाऊ वो पुर्तगालियों के अंडर में चला गया, पुर्तगालियों ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। ये हांगकांग फिर जब 150 साल पूरे हुए तो 150 साल पूरे होने के बाद 1997 में इस हांगकांग को दोबारा से चीन को सौंपा गया। अब हांगकांग इन 150 सालों में हांगकांग में जो चाइनीज मूल के व्यक्ति रहते थे वो पूरी तरह से अपने आप यूरोपियन बन चुके थे। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में जो चाइनीज रहते थे उसमें से केवल 11% लोग ये मानते थे कि हम चाइनीज हैं। बाकी सारे लोग ये मानते थे कि हम चाइनीज नहीं हैं, हम चीनी नहीं हैं। और वो 71% लोग ऐसे थे जो अपने आप को चीनी कहने में, अब चीन के साथ अपना नाम जोड़ने में शर्म महसूस करते थे। तो हांगकांग का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हांगकांग के अंदर पूरी दुनिया की, यूएसए की, यूके की, यूरोप की अच्छी अच्छी कंपनियों की पूंजी वहां पर लगी हुई थी। तो जब 1997 में इसका हस्तांतरण हुआ तो हस्तांतरण होते हुए हांगकांग की जनता ने, कंपनियों ने यह शर्त रखी कि हमें 50 साल का समय दिया जाएगा और इन 50 सालों में हम तैयारी करेंगे ताकि धीरे धीरे हम हांगकांग को चाइना के अंडर में ला सकें। तब तक 50 सालों तक हांगकांग के अंदर हांगकांग की पुलिस रहेगी, हांगकांग की न्याय व्यवस्था रहेगी, हांगकांग की कानून व्यवस्था रहेगी, हांगकांग की अपनी विधानसभा रहेगी, हांगकांग का अपना प्रधान चुना जाएगा, हांगकांग अपना अलग झंडा रखेगा, हांगकांग ओलंपिक में अपने अलग देश के रूप में भाग लेगा, हांगकांग अपना अलग से मुद्रा रख सकेगा, अलग से अपनी मुद्रा चलाते हुए अर्थव्यवस्था अपनी तय करेगा, अपने टैक्सेशन के नियम तय करेगा। अब ये जो नियम है, 1 कंट्री 2 पॉलिसी की नीति दी गई। इस 1 कंट्री 2 पॉलिसी की नीति के तहत ताइवान चल रहा है, हांगकांग चल रहा है और एक तरह से मकाऊ चल रहा है। तो 1997 में चाइना ने यह प्रॉमिस किया, लिखित में यह संधि हुई कि आने वाले 50 सालों तक हांगकांग की स्वायत्तता में, हांगकांग की आज़ादी में चीन कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन चीन, जैसा कि आपको और हमें पता है, बहुत दगाबाज देश है, साम्राज्यवादी देश है। वो 1962 में जब भारत पर आक्रमण करता है तो हिंद चीन भाई भाई के नारे लगाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद नारे लगाते लगाते युद्ध कर देता है। एक तरफ वो भारत के साथ सीमा विवाद में उलझा हुआ है और दूसरी तरफ भारत के अंदर भारत के विदेश मंत्रालय को फोन करके वहां के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि हांगकांग के अंदर चाइना जो कर रहा है आप उसका समर्थन कीजिए। धीरे धीरे चाइना ने हांगकांग के अंदर अपना इंटरफेयर बहुत बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि हांगकांग जो एक आजाद देश था वहां पर अपनी विधानसभा, अपने हेड चुने जाते थे, अपने सांसद चुने जाते थे। उसमें अब चाइना ने पिछले कुछ सालों पहले यह कानून बना दिया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अलाउ करेगी केवल वही जो हांगकांग की विधानसभा है जिसमें 1200 सदस्य होते हैं, उनकी कार्य समिति चुनती है, 70 सदस्यों को चुनती है और 70 सदस्यों के बाद फिर हांगकांग के एक हेड को चुना जाता है। तो उसने कहा कि इन चुनाव समिति में 1200 सदस्यों की चुनाव समिति में वही व्यक्ति रहेंगे जिनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अलाउ करेगी। मतलब क्या है? मतलब आप समझ लीजिए कि हांगकांग के अंदर, हांगकांग की विधानसभा में वो एमएलए एमपीज रहेंगे जो चाइना जिनके ऊपर टिक करेगी, मतलब जो चाइना के हित की बात करेंगे, जो चाइना की हाँ में हाँ मिलाएंगे, वो हांगकांग की नीतियां तय करने वाले होंगे। तो हांगकांग में जब ये इंटरफेयर शुरू हुआ तो 2014 में हांगकांग में एक बड़ा आंदोलन हुआ। देखिए जो हांगकांग है ना, ये बहुत छोटा है, मैंने आपको बताया केवल 1000 वर्ग किलोमीटर का है। तो 2014 में 70 लाख की इसकी आबादी है। इसकी आबादी में एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो यूरोपियन लोगों का है, यूके यूएसए के लोगों का है, भारतीय लगभग 40,000 भारतीय भी हांगकांग में रहते हैं। 70 लाख में से 40,000 इंडियंस व्यक्ति भी, भारतीय मूल के व्यक्ति वहां पर रहते हैं। तो 70 लाख लोगों में से आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था 2014 में। अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से छाता लेकर 20 लाख लोग सड़कों पर उतर पड़े। 20 लाख युवा
अपनी यूनिवर्सिटी से अपने क्लासेस को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर सड़कों पर उतर चुके। और उस समय चाइनीज आर्मी, कम्युनिस्ट आर्मी उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव करती थी, खुद मास्क पहने रहती थी, और केमिकल से बचने के लिए लोग विरोध करने के लिए जाते थे तो छाता आगे अड़ा लेते थे। तो हांगकांग के अंदर इतना दमन किया, लेकिन 2014 में भी चाइनीज आर्मी, चीनी सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग की भावनाओं को दमन नहीं कर पाई। तो अभी दोबारा से हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो क्यों चल रहा है? क्योंकि चीन ने एक कानून बनाया है। उस कानून के तहत चाइना क्या कहती है? चाइना ये कहती है कि ये हांगकांग की नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमने एक बिल पेश किया है। इस बिल में चाइना ने ये प्रोविजन किए हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको हांगकांग से लेकर उसके अंदर केस चलाने का काम चाइना के अंदर कर सकती हैं। हांगकांग के किसी भी निवासी को लेकर वो उसको उसका प्रत्यारोपण कर सकती है, उसको वहां से ले सकती है, वहां से उसका सरेंडर करवाकर अपने देश की जेल में रख सकती है। तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर एक बर्निंग इशू हांगकांग बना हुआ है। अब आप और हम हांगकांग की बात क्यों कर रहे हैं, ताइवान की बात क्यों करें? यह हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्यों जुड़ा हुआ है? जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जब कश्मीर के अंदर पीओके की बात होती है, जम्मू कश्मीर की बात होती है, लेह लद्दाख की बात होती है, तो पिछले दिनों हमने जब धारा 370 खत्म की तो आपने देखा होगा चाइना ने कोई विशेष बयान नहीं दिया। जब भारत पाकिस्तान की बात होती है तो चाइना मसूद अजहर को, लखवी को, दाऊद इब्राहिम को, इनको सपोर्ट करने का काम करती है। इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की बात आती है तो वो विरोध करती है, यूएन में वीटो लगाती है। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर चाइना नहीं बोलती। वो हर बार यही कहती है ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में ताइवान और हांगकांग है, इसके मूल में तिब्बत है, इसके मूल में मकाऊ है। ये चार क्षेत्र ऐसे हैं जो भारत के साथ लगते हैं। भारत के साथ ताइवान, हांगकांग, मकाऊ नहीं लगते, तिब्बत लगता है। लेकिन उन तीनों के ऊपर भी, क्योंकि चाइना को उनके ऊपर कब्जा करना है और चाइना को उनके ऊपर कब्जा करना है, तो उसमें एक बड़ा रोल यह है कि भारत उसके बारे में क्या राय रखता है। अभी भारत ने अपनी नीति पहले तटस्थ बनाई हुई थी, हांगकांग के विषय में, ताइवान के विषय में, मकाऊ के विषय में, तिब्बत के विषय में बोलता था, मुखर होकर नहीं बोलता था। महामहिम दलाई लामा जी को शरण दी है, लेकिन हमारी आजादी के इन 70 सालों में हमारी सरकार की ये कमी रही है, हमारे तिब्बत के मुद्दे को वैसे हैंडल नहीं कर पाई जैसे करना चाहिए था। तो वो कमजोरी रही है। तो अभी हांगकांग और ताइवान का मुद्दा चल रहा है। जैसे चाइना तिब्बत को कैप्चर कर लिया, तिब्बत को खा गया, वैसे ही चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीधे सीधे धमकी देते हैं, साउथ चाइना सी में मिसाइल छोड़ते हैं। 22 दिन के लिए लगभग 20,000 नॉटिकल माइल्स का एक क्षेत्र कार्डन ऑफ कर दिया कि हम यहां पर रिहर्सल कर रहे हैं, और सीधे कहते हैं कि ताइवान यदि नहीं माना तो हम सैनिक कार्रवाई करके ताइवान को कैप्चर कर लेंगे। ताइवान के लोग चीन से गहरी नफरत करते हैं, हांगकांग के लोग चीन से गहरी नफरत करते हैं। और एक कहावत है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कि जो हमारा दुश्मन है उस दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो हमें यदि चाइना को सेंटर में रखना है, न्यूट्रलाइज रखना है, तो हमें हांगकांग और ताइवान के विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ताइवान में 2016 में चुनाव हुए थे तो भारत ने अपना कोई प्रतिनिधि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था, लेकिन इस बार एक चेंज भारत ने अपनी नीति में किया है। इस बार जब ताइवान की राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जनवरी में और अभी मई में जब उन्होंने शपथ ग्रहण का समारोह हुआ तो उसमें अपने 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑनलाइन मीटिंग के साथ उन्होंने भेजे हैं। पूरी दुनिया से 42 देशों ने उसमें भाग लिया, उसमें से 2 भारत के थे। तो 2 सांसदों को भेजकर भारत की सरकार ने यह संकेत दे दिया है कि यदि चाइना भारत पाकिस्तान के बीच में या भारत को कटघरे में खड़ा करने का, दबाव देने की रणनीति पर काम करेगा तो भारत भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हांगकांग और ताइवान को, तिब्बत को सपोर्ट करने का काम कर सकता है। अमेरिका तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है, तिब्बत को एक अलग देश के रूप में सीनेट में बिल पेंडिंग है। ताइवान के विषय में बिल उसने पास कर दिया। WHO की मीटिंग में ताइवान हिस्सा ले, इसके लिए यूएसए ने बहुत बड़ी बात की। और इसके साथ साथ अभी हांगकांग के विषय में भी माइक पोम्पियो और ट्रंप ने सीधे सीधे कहा है कि यदि चाइना जबरदस्ती राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हांगकांग की आज़ादी को, हांगकांग की फ्रीडम को, हांगकांग की स्वायत्तता को नष्ट करने का, कैप्चर करने का काम करता है, तो अमेरिका कानून पारित करके चीनी कंपनियों का और के लिए अमेरिका के रास्ते बंद करेगा। और इसके साथ साथ हांगकांग के अंदर जो हांगकांग को अभी देखिए, चाइना और अमेरिका के अंदर जो ट्रेड वार है उसमें चाइना से यदि कोई 100 रुपए का सामान अमेरिका में जाता है तो उसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया है। लेकिन यह टैरिफ
चाइना के ऊपर है, हांगकांग के ऊपर नहीं है। वही सामान यदि चाइना की कोई कंपनी बीजिंग या शंघाई से हांगकांग के अंदर लैंड करती है और हांगकांग की पोर्ट से हांगकांग के अंदर कोई कंपनी बनाकर हांगकांग के पेपर पर, वहां के बिल पर, वहां की इनवाइस पर यदि अमेरिका भेजती है, यूएसए भेजती है, तो यूएसए उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाता। तो हांगकांग एक तरीके से है तो छोटा, लेकिन एक तरीके से आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। कितना महत्व है आप अंदाजा लगा लीजिए। आबादी 70 लाख की है, लेकिन लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों को प्रतिदिन हवाई अड्डे से वो हैंडल करने का काम कर सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। तो हांगकांग का अंदाजा आप लगा लीजिए। तो हांगकांग के अंदर यह है, तो उसकी स्वायत्तता को लेकर हांगकांग के अंदर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। चाइनीज आर्मी वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, केमिकल का छिड़काव कर रही है, और हांगकांग के कानून का विरोध करने के लिए 20 लाख लोग पिछली बार सड़कों पर उतरे थे। इस बार फिर लाखों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। और अमेरिका की राजदूत ने अभी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी मुद्दा उठाया कि हांगकांग का मुद्दा, ताइवान का मुद्दा यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में उठना चाहिए। चाइना जब भी हांगकांग की बात होती है, ताइवान की बात होती है, तिब्बत या मकाऊ की बात होती है, तो बहुत डिफेंसिव हो जाता है। जो छोटे देश है उनको धमकाने की भाषा में बात करता है कि तिब्बत के बारे में, हांगकांग के बारे में, ताइवान के बारे में कोई भी देश बातचीत ना करे, ये चीन के हिस्से हैं। तो धीरे धीरे चाइना उसके ऊपर कैप्चर करना चाहता है। तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी अमेरिका ने कोशिश की कि इसका मुद्दा उठाया जाए, और चीन के इस कदम को यह कहा कि इंटरनेशनल जब ट्रीटी हो चुकी कि 2047 तक, 50 सालों तक आप हांगकांग की फ्रीडम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो यह करना बिल्कुल गलत है। हांगकांग कितना ताकतवर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 70 लाख की आबादी है, इस 70 लाख की आबादी में हांगकांग में प्रति व्यक्ति इनकम की बात की जाए, तो शहरों की बात की जाए, तो ये हांगकांग दुनिया के अमीर शहरों में आता है। चीन के अंदर जो लोग गरीबी से, इंस्टेबिलिटी से, उत्पीड़न से, ह्यूमन राइट के वायलेशन से, चाइना की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज आर्मी से जब परेशान हो जाते हैं, तो वो हांगकांग में जाकर बस जाते हैं। और हांगकांग में बसकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो न्यूयॉर्क के अंदर या लंदन के अंदर है। ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा खुला रहन सहन है। तो हांगकांग के लोग खुले रहन सहन के, यूरोपियन रहन सहन के आदी हैं। वो अब चाइना के अंडर में जाने की सोचते हैं, तो उनको बंदिशों की जब वो सोचते हैं, तो उनको झुरझुरी आती है, तो वो खुले खुले विरोध करते हैं। हांगकांग की यदि हम बात करें, तो हांगकांग के लोग चाइना के नाम से नफरत करते हैं, चाइना की पहचान के नाम से नफरत करते हैं। हांगकांग के अंदर, मकाऊ के अंदर वहां की न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, वहां का टैक्सेशन क्या होगा, बॉर्डर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी क्या लगेगी, बॉर्डर टैक्स क्या लगेगा, वीजा कैसे दिया जाएगा, इंटरनेशनल संगठनों के अंदर कौन कौन प्रतिनिधि जाएंगे, ये तय करने का काम वही करते हैं। और तो और हांगकांग के अंदर जो प्रदर्शन चल रहे हैं, उसमें किस प्रकार से उत्पीड़न चाइना कर रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए कि 100 बच्चों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। छोटे बच्चे, 18 साल से कम बच्चे, कुछ तो 12 साल से कम बच्चे, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि ये पेचकस लेकर, ये नुकसान पहुंचाने वाली कुछ नुकीली चीज लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये कोई धीमी गति से चलने वाली, अपने खिलौने वाली बाइक लेकर, कार लेकर ये रोड जाम करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनको भी 100 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। इस लेवल का ह्यूमन राइट का वायलेशन करने का काम चाइना कर रहा है। अमेरिका ने अब चाइना से आने वाले माल के ऊपर जो पहले से डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई थी, वैसे ही टैरिफ लगाने की योजना बना ली है कि हांगकांग में यदि चाइना हांगकांग को फ्री नहीं रखता, तो हम हांगकांग को दी जाने वाली जो विशेष रियायत है उनको हम खत्म कर देंगे। और यदि भारत का और हमारा कंसर्न क्या है, देखिए, बलूचिस्तान की बात हो, पीओके की बात हो, हांगकांग की बात हो, ताइवान की बात हो, साउथ कोरिया की बात हो, तो हमें इन देशों का समर्थन करना है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब कोई विषय आए, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के हित में क्या है। आज यदि हम बात करें, तो हांगकांग यदि विरोध प्रदर्शन करता है, तो भी चाइना कमजोर होगा। ताइवान विरोध करता है, तो भी चाइना कमजोर होगा। और चीन का कमजोर होना ऐसा है जैसा भारत का मजबूत होना। तो चाइना के अंदर, चाइना यदि हांगकांग के अंदर जबरदस्ती हांगकांग को कैप्चर कर लेता है, तो भी चाइना का बड़ा नुकसान होने वाला है। वो नुकसान क्या होने वाला है? एक तो चीन जो हांगकांग के रास्ते व्यापार करता है, वो व्यापार खत्म हो जाएगा। 1997 में भी मैं याद करूं, जब हांगकांग चाइना के पास आने वाला था, 50 साल की ट्रीटी बनी, तो एक बड़ी संख्या में कंपनियां हांगकांग से उठकर दुबई चली गई। दुबई की डेवलपमेंट में हांगकांग की कंपनियों का एक बड़ा हाथ है। हांगकांग के अंदर अभी बात करें तो हांगकांग के अंदर जो कंपनियां हैं, चीन के अंदर 2018 में जितना भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, वो 60% हांगकांग के जरिए हुआ। चीन के बैंकों ने हांगकांग को लगभग $1 लाख करोड़
कर्ज दिया हुआ है। यदि हांगकांग की अर्थव्यवस्था बैठती है, हांगकांग की कंपनियों का पैसा डूबता है, वो कंपनियां हांगकांग को छोड़कर जाती है, चाइना हांगकांग के ऊपर जबरदस्ती कब्जा जमाता है, तो होगा क्या, ये सारा पैसा चाइना का डूब जाएगा। वो भारत के लिए बहुत प्रसन्नता और खुशी की बात है। हांगकांग रहता है तो विद्रोह होता रहेगा, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चाइना की छवि खराब होती रहेगी, भारत को मजबूती मिलती रहेगी। चाइना बॉर्डर के नाम पर, कश्मीर के नाम पर भारत को अनावश्यक दबा नहीं पाएगा। और यदि हांगकांग चाइना के अंडर में आता है तो बहुत बड़ी संख्या में हांगकांग से कंपनियां निकलेंगी, चाइना से कंपनियां निकलेंगी, और वो कंपनियां जब निकलेंगी तो वो कंपनियां वियतनाम में जाएंगी, साउथ कोरिया में जाएंगी, वो कंपनियां थाईलैंड में जाएंगी। उन कंपनियों में से एक बड़ा हिस्सा भारत के अंदर आएगा। भारत के अंदर यदि वो कंपनियां आएंगी तो भारत के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यद्यपि वो पूरी स्वदेशी की भावना से नहीं आएंगी, बाहर की इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो वो कंपनियां तो विदेशी रहेंगी। लेकिन आज जब हम सौर ऊर्जा के पैनल नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे यहां कोई 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली कोई कंपनी नहीं है, 5G के इक्विपमेंट नहीं बना सकते, LED स्क्रीन नहीं बना सकते, मोबाइल के सारे पार्ट नहीं बना सकते, तो वो कंपनियां एक बार जब भारत में आएंगी तो भारत में पहले वो इन्वेस्टमेंट करेंगी, फिर भारत की कंपनियां खड़ी होंगी और भारत स्वदेशी के रास्ते पर स्वावलंबी बनेगा। तो आपको और हमें चाइना के दुश्मन कौन कौन है इनकी जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया में जब हांगकांग की बात आए, ताइवान की बात आए, मकाऊ की बात आए, जब बात आए तिब्बत की, तो हमें चाइना का विरोध करना है और हमें जानकारी होनी चाहिए हमारे दोस्त कौन है, हमारे दुश्मन कौन है, और हमारे दुश्मनों के दुश्मन कौन है जो हमारे भावी दोस्त हो सकते हैं। तो राष्ट्र जागरण की इस कड़ी में हमने चाइना कैसे कमजोर हो सकता है, भारत चाइना को कैसे उत्तर दे सकता है, इसकी जन जागरूकता के लिए हांगकांग व चाइना के संबंधों के विषय में बातचीत की। रोज 7:30 बजे हम प्रतिदिन मिलते हैं। आप इस एपिसोड को भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल पर रिपीट देखना चाहें तो आप पहले के एपिसोड को भी देख सकते हैं। कोरोना का किस प्रकार से षड्यंत्र करके चाइना ने कोरोना को बनाया और पूरी दुनिया में फैलाया, इन सब के भी बारे में विस्तृत जानकारी आपको भारत स्वाभिमान के YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आस्था की एप्लीकेशन आप गूगल के एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे योग के, अध्यात्म के, भक्ति के, संगीत के सारे कार्यक्रम आप देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे।